guys, my name is संगीता सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश ट्रिक्स। आज की वीडियो में आप गाइज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझेंगे और इसके पहले आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझा। तो गाइज अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ठीक से समझ लिए होंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को समझना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि कुछ सिचुएशन में आप यहाँ पर एक समय में दो टेंसेस का यूज करेंगे जैसा आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया। तो अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो को नहीं देखे हैं गाइज तो प्लीज डू चेक इट आउट। और यहाँ पर गाइज वो दूसरा टेंस कौन सा होगा आगे आप इस वीडियो में समझेंगे। तो गाइज इस वीडियो को आप एक सेकेंड के लिए भी मिस मत करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सिचुएशन को तो समझेंगे ही और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसके बारे में भी आप समझेंगे, क्योंकि लर्नर्स अंग्रेजी बोलते समय यहीं पर ज्यादा गलतियां करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को ही हम लोग फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं और कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ही होता है गाइज कोई भी एक्शन ऑनगोइंग हो। तो चूंकि फ्यूचर की हम लोग बात कर रहे हैं तो कोई भी एक्शन फ्यूचर में ऑनगोइंग हो, यानी कोई भी क्रिया फ्यूचर में जारी रहेगी, कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा, कोई भी एक्शन आने वाले समय में हो रहा होगा, ऐसे स्थिति में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आने वाले समय का मतलब क्या हुआ गाइस, यानी कि कल, परसों, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद या 4 घंटे बाद, टुमारो, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक, एट दिस टाइम टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट टाइम, एट 8 PM टुमारो, एटसेट्रा। इस तरह से ये कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस आएंगे गाइज। इनको देते हुए हम लोग बताते हैं कि कोई भी काम आने वाले वक्त में हो रहा होगा, कोई भी क्रिया आने वाले समय में हो रही होगी, यानी उस वक्त आप क्या कर रहे होंगे, करेंगे नहीं, कर रहे होंगे, या कोई भी क्या कर रहा होगा, कौन सी एक्टिविटी कर रहा होगा, उसकी भविष्यवाणी अभी यानी प्रेजेंट में करनी है। तो गाइज अगर मैं बोलूं यानी कि प्रेजेंट टाइम में अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं 2 घंटे बाद पार्क में टहल रही होंगी, तो ये 2 घंटा अभी आया नहीं है, 2 घंटा आएगा, यानी कि उस वक्त मैं कौन सी क्रिया कर रही होंगी, मैं कौन सा काम कर रही होंगी, उसकी भविष्यवाणी अभी प्रेजेंट टाइम में कर देनी है। तो ऐसे सिचुएशन में गाइज आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो गाइज अब हम लोग समझते हैं कि इसका पहचान क्या है। रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे हिंदी के वाक्य के अंत में आएगा, लेकिन गाइज आपको अंग्रेजी बोलने के लिए इनको नहीं देखना है, आपको सिचुएशन को समझना है। तो पहला सिचुएशन यह होगा गाइज कि यह ऐसे कार्य के बारे में बताता है जो भविष्य में किसी समय पर हो रहा होगा, एक्शन ऑनगोइंग रहेगा, कोई भी काम आने वाले समय में हो रहा होगा, कोई भी क्रिया जारी रहेगी, मैं इस काम को कर रहा हूंगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। तो गाइस कुछ और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मैं प्रेजेंट टाइम में आपसे बोलूं कि मैं कल इस वक्त इस किताब का अध्ययन कर रही होंगी, तो कल अभी आया नहीं है, आएगा, तो उस वक्त मैं क्या कर रही होंगी, कौन सी एक्टिविटी हो रहा होगा, उस एक्टिविटी को बताने के लिए मैं इस टेंस का यूज करूंगी। उस एक्टिविटी को मैं अभी बता रही हूं कि मैं कल इस वक्त इस किताब का अध्ययन कर रही होंगी। तो इसको गाइज मैं इंग्लिश में इस तरह से बोलूंगी कि आई विल बी स्टडिंग दिस बुक दिस टाइम टुमारो। I will be studying this book this time tomorrow। मैं कल इस वक्त इस किताब का अध्ययन कर रही होंगी। तो इस तरह से गाइज हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे और बोलेंगे। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा गाइज कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन यहाँ पर शैल बी या विल बी का यूज होगा। शैल बी, विल बी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, देन आप आईएनजी जोड़ेंगे, वर्ब के साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यानी सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन शैल बी या विल बी का यहाँ पर यूज करेंगे, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और उसके साथ आईएनजी जोड़ेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, यानी कि बचे हुए वर्ड्स को आप लिखेंगे। तो गाइज विल और शैल का कहां पर यूज किया गया, किन सब्जेक्ट के साथ यूज किया गया, इसके बारे में आप
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वीडियो में समझ चुके हैं। तो गाइज मैं एक बार फिर से यहाँ पर बता दूं कि विल बी का यूज आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, यानी आई और वी के साथ भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। आई और वी के साथ शैल बी या विल बी का यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो गाइज आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और या किसी के नाम के साथ आप विल बी का यूज कर सकते हैं। एंड देन नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा गाइज कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन शैल या विल के बाद में आप नॉट को लगाएंगे, यानी शैल नॉट या विल नॉट इस तरह से लिखेंगे। देन इसके बाद में बी लगाएंगे। यहाँ पर विल बी या शैल बी सेपरेट हो जाएंगी, इनके बीच में नॉट का यूज होगा। देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे और इसके साथ आप आईएनजी जोड़ेंगे। देन बचे हुए वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट शैल नॉट बी या विल नॉट बी, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन इसके साथ आईएनजी जोड़ेंगे, देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यह होगा गाइज कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब्स को लिखेंगे, जैसे बाकी जगहों पर आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर शैल और विल का आप यूज करेंगे, बी नहीं लिखेंगे, शैल या विल का यहाँ पर यूज होगा। देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन बी यहाँ पर आएगी, यानी शैल बी या विल बी का यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, शैल या विल का यूज करेंगे। देन सब्जेक्ट लिखेंगे, देन बी आप यहीं पर लिखेंगे, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, देन आईएनजी जोड़ेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इंटरोगेटिव में गाइज इनका जगह चेंज हो जाता है, यानी कि सब्जेक्ट की जगह आप हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे एंड हेल्पिंग वर्ब की जगह आप सब्जेक्ट को लिखेंगे। यहाँ पर जगह एक्सचेंज हो जाती है, जैसे यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट की जगह यानी शुरुआत में लिखा जाएगा, एंड देन सब्जेक्ट जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर लिखा जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जगह एक्सचेंज हो जाती है। तो गाइज अगर आप जवाब यस या नो में सुनना चाहते हैं तो इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे, यानी कि शुरुआत में आप हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे और यहाँ पर बी है तो बी यहाँ पर लिखेंगे, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके साथ आईएनजी जोड़ेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और यहाँ पर जवाब हाँ या ना में मिलेगा। और अगर आप जवाब को डिटेल में जानना चाहते हैं गाइस तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, यानी कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स का यूज होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे यहाँ पर, देन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी जोड़ेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव में गाइस आप क्या करेंगे कि चीजें वही होंगी, बीच में यहाँ पर नॉट का यूज होगा, यानी कि शैल और विल यहाँ पर शुरुआत में आएंगी, देन इसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद में आप नॉट का यूज करेंगे, एंड देन बी, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, इसके साथ आईएनजी जोड़ेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और अगर आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का यूज करना चाहते हैं तो शैल नॉट का शैंट हो जाएगा और विल नॉट का वोंट हो जाएगा। इसके बारे में आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वीडियो में आप समझ चुके हैं। देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन यहाँ पर नॉट अगेन आप नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर नॉट आ चुका है, देन बी, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का लिखेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे और बाकी बचे हुए वर्ड्स को लिखेंगे। और गाइज यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करना चाहते हैं तो शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, यानी कि जवाब को आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, देन आप शैल का यूज करेंगे या विल का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन नॉट, देन बी, वर्ब और वर्ब के साथ आप आईएनजी जोड़ेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन के साथ इस तरह से करेंगे। शैल नॉट का शैंट होगा और विल नॉट का वोंट हो जाएगा। तो गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकंड सेंटेंस को समझते हैं। आई विल बी वॉचिंग मूवी एट 8 PM टुमारो। मैं कल 8 बजे मूवी देख रही होंगी। तो गाइस प्रेजेंट टाइम में अगर मेरा दोस्त फोन करके मुझसे बोल रहा है कि तुम कल शाम 8 बजे मुझसे मिलना, और मूवी का टाइम होगा गाइस, यानी शुरू मूवी होगी 6 PM और बीच में मूवी जारी रहेगी एंड देन मूवी खत्म होगी 9 PM। तो मैं 8 बजे यानी कि 8 PM में मैं क्या कर रही होंगी? जाहिर सी बात है मैं मूवी देख रही होंगी, है ना? तो मैं क्या बोलूंगी? मैं उससे यही बोलूंगी ना कि आई विल बी वॉचिंग मूवी एट 8 PM टुमारो। मैं कल 8 बजे मूवी देख रही होंगी, मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी भाई। तो इस तरह से गाइज प्रेजेंट टाइम में
आने वाले समय में क्या हो रहा होगा, मैं किस काम को कर रही होंगी, उसकी जानकारी अभी दे देनी है, यानी कि प्रेजेंट में बता देनी है कि मैं कल शाम 8 बजे मूवी देख रही होंगी, तो कल मैं करूंगी ना, लेकिन उसकी जानकारी अभी मैं दे रही हूं। ऐसे में गाइज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो अब हम लोग गाइज नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। तो यहाँ पर गाइज आई विल बी वॉचिंग मूवी एट 8 PM टुमारो, यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ और इसके स्ट्रक्चर पर बनाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं आई के साथ विल का यूज किए हैं, आप विल और शैल दोनों का यूज कर सकते हैं। आई विल बी या आई शैल बी का यूज आप कर सकते हैं। तो आई के बाद में सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल का यूज करेंगे। देन बी आया है, देन वॉच यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किए हैं, इसके साथ आप आईएनजी जोड़ेंगे, देन बचे हुए वर्ड्स को आप लिखे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को लिखे हैं। तो गाइस इसका हम लोग नेगेटिव अगर बनाते हैं तो इस तरह से लिखेंगे आई विल के बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा, है ना। विल या शैल के बाद में आप नॉट का यूज करेंगे। तो चूंकि हम लोग यहाँ आई के साथ विल का ही यूज कर रहे हैं, तो आई विल नॉट के बाद में आप बी लगाएंगे। विल बी शैल बी यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगी, यानी कि इन दोनों के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। देन वॉच के साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो चूंकि गाइस यहाँ पर अगर सामने वाले को समय पता हो कि आप किस समय की बात कर रहे हैं या समय देकर वो पूछ रहा है, तो आप इतने को ही बोल सकते हैं। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में गाइस आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो चूंकि मैं यहाँ पर आई के साथ विल का यूज कर रही हूँ, तो विल को मैं लिखूंगी। देन इसके बाद में आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, विल आई, और सब्जेक्ट के बाद में आप क्या करेंगे, बी का यूज करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। एंड देन आप वर्ब को लिखेंगे, इसके साथ आईएनजी जोड़ेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो इस तरह से गाइज यहाँ पर हाँ या ना में जवाब मिलेगा। इस तरीके से आप प्रश्न पूछेंगे गाइज कि क्या मैं मूवी देख रही होंगी या क्या वह मूवी देख रहा होगा, तो जवाब हाँ या ना में मिलेगा। हाँ वह मूवी देख रहा होगा या नहीं। इस तरह के प्रश्नों का शुरुआत आप हेल्पिंग वर्ब के साथ करेंगे। अगर आप गाइज यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के साथ बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड यहां पर आप लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। एंड हिंदी इस तरह से होगा गाइस कि वह मूवी क्यों देख रहा होगा या वह मूवी कब देख रहा होगा। इस तरह से यहां पर जवाब आपको डिटेल में मिलेगा। इसको गाइस हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, यानी कि वाई, वेन, इस तरह से। तो वाई यहां पर मैं लिख रही हूं, वाई विल आई बी वॉचिंग मूवी। मैं मूवी क्यों देख रही होंगी। वह फुटबॉल क्यों खेल रहा होगा। वाई विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल। वह फुटबॉल कब खेल रहा होगा। वेन विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल। इस तरह से यहाँ पर बी को आप जरूर लगाइएगा। एंड देन गाइस इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस अगर आप बनाते हैं, तो सबसे पहले आप विल का यूज करेंगे। यहाँ पर भी चीजें वही होंगी कि हेल्पिंग वर्ब आप शुरुआत में लिखेंगे, देन आई को यहाँ पर लिखेंगे, देन इसके बाद आप क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। यानी कि इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में लिखी जाएंगी, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन सब्जेक्ट के बाद में आप नॉट का यूज करेंगे, देन इसके बाद में आप बी लिखेंगे एंड वर्ब के साथ आप आईएनजी लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इस तरीके से इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में बनाएंगे। विल आई नॉट बी वॉचिंग मूवी। क्या मैं मूवी नहीं देख रही होंगी। क्या वे लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। विल दे नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। क्या हम लोग अपना होमवर्क नहीं कर रहे होंगे। अब यहाँ पर शैल का यूज करते हैं। शैल वी नॉट बी डूइंग आवर होमवर्क। इस तरह सेंटेंस को बनाए जाएंगे गाइज। इस तरह से सेंटेंसेस यहाँ पर बनेंगे। अगर आप क्वेश्चन वर्ड के साथ बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, वाई विल आई, नॉट को लिखेंगे बी वॉचिंग मूवी। इस तरह से सेंटेंस को लिखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में गाइस यहाँ पर नॉट का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव की बात हो रही है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे, वाई विल आई नॉट बी वॉचिंग मूवी।
मैं मूवी क्यों नहीं देख रही होंगी, वे लोग फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे होंगे, वाई विल दे नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे गाइज। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन के साथ बनाना चाहते हैं गाइज तो वाई को आप वैसे ही लिखेंगे, यानी कि वाई लिखेंगे, देन विल और नॉट को यहां पर आप एक साथ लिखेंगे तो ओंट लिखेंगे, यानी विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन ओंट होता है। तो हम लोग यहाँ पर विल का यूज कर रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पर हम लोग वोंट लिखेंगे। अगर आप शैल का यूज करेंगे तो आप यहाँ पर शैंट लिखेंगे, आई और वी के साथ आप शैंट लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन में। वाई वोंट, अब यहाँ पर वोंट लिख चुके हैं हम लोग, तो अगेन आई नॉट को नहीं लिखेंगे, इसके बाद में आई लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन हम लोग बी लिखेंगे, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यहां पर गाइज आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि विल नॉट को ऑलरेडी हम लोग कॉन्ट्रैक्शन के साथ यहां पर लिख चुके हैं, वोंट लिख चुके हैं, तो देन आप यहां पर नॉट का यूज नहीं करेंगे। यहां पर नॉट आई के बाद नॉट नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हम लोग यूज कर चुके हैं। यहां पर भी आप विल नॉट को एक साथ लिख सकते हैं, यानी आई वोंट बी वॉचिंग मूवी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। विल नॉट की जगह आप वोंट का यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। आई वोंट बी वॉचिंग मूवी, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो आई होप गाइज अब आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर किस तरह से होंगे, नेगेटिव में आप कैसे बनाएंगे, एंड इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव में किस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। तो अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद में कुछ और सिचुएशन है जिनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग गाइज आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेकंड सिचुएशन को समझते हैं। सो सेकंड सिचुएशन इज भविष्य में एक ही समय पर दो काम हो रहे होंगे, यानी फ्यूचर में एक ही समय पर दो एक्शंस ऑन गोइंग होंगे, दो क्रियाएं चल रही होंगी, और यहां पर दोनों ही सेंटेंसेस गाइज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे। दोनों ही जगहों पर एक्शंस ऑन गोइंग रहेगा, यानी कि दोनों ही जगहों पर काम चल रहा होगा। जैसे आई विल बी वॉचिंग टीवी एंड ही विल बी स्टडीइंग, मैं टीवी देख रही होंगी और वह पढ़ाई कर रहा होगा, यानी कि आने वाले समय में एक ही समय पर दो क्रियाएं जारी रहेंगी। तो आप देख सकते हैं गाइस, दोनों ही जगहों पर हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जगहों पर काम चल रहा होगा। तो इसको आप अंग्रेजी में इस तरह से बनाएंगे, आई विल बी वॉचिंग, वॉच के साथ आप आईएनजी लगाएंगे। स्ट्रक्चर को आप पहले ही समझ चुके हैं, आई के साथ विल बी का यूज हमने किया है, एंड वॉच के साथ आईएनजी यहां पर लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। आई विल बी वॉचिंग टीवी एंड से हम लोग दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, एंड ही विल बी स्टडीइंग, वह पढ़ाई कर रहा होगा। विल बी का यहां पर विल बी हेल्पिंग वर्ब है, एंड देन स्टडी के साथ आप आईएनजी जोड़ेंगे। मेरी मम्मी कल पार्क में टहल रही होंगी और पापा चाय बना रहे होंगे। माई मदर विल बी वर्किंग इन द पार्क टुमारो एंड माई फादर विल बी मेकिंग टी। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाकर बोल सकते हैं। मेरा भाई एक गाना गा रहा होगा और मेरी बहनें डांस कर रही होंगी। इस तरह से गाइज आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों ही जगहों पर काम चल रहे होंगे। कब? फ्यूचर में। माई ब्रदर विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग एंड माई सिस्टर्स विल बी डांसिंग। इस तरह से आप सेंटेंस को बोलकर प्रैक्टिस करिए। तो थर्ड सिचुएशन यह कहता है गाइज कि भविष्य में जब एक काम दूसरे काम को इंटरप्ट करे, यानी फ्यूचर में एक काम पहले से ही हो रहा होगा, उसी बीच में कोई दूसरा काम होगा, यानी कि पहले काम को इंटरप्ट करेगा। जैसे आई विल बी टेकिंग अ बाथ व्हेन द गेस्ट्स अराइव। जब गेस्ट आएंगे मैं नहा रही होंगी। मैं क्या कर रही होंगी? मैं नहा रही होंगी। तो गाइस यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि नहाने का काम पहले से ही हो रहा होगा। फ्यूचर में नहाने का काम पहले से ही हो रहा होगा और बाद में भी जारी रहेगा, तो इसी बीच में कोई दूसरा काम हो जाएगा, यानी कि इसी बीच में मेहमान आएंगे। तो जो काम पहले से ही जारी रहेगा तो उसको हम लोग गाइज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो मैं नहा रही होंगी, ये काम पहले से ही जारी हो रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। आई विल बी टेकिंग अ बाथ, आई के साथ विल का यूज किया हमने,
एंड देन बी को यूज किया, देन टेक के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज किया। इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, आई विल को आई भी बोल सकते हैं। तो यह सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा एंड देन, और ये दूसरा जो सेंटेंस है गाइज, इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो को नहीं देखे हैं गाइज तो देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं बताई हूं कि किसके साथ आप एस या ईएस को लगाएंगे और किसके साथ, किन सब्जेक्ट के साथ आप सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे। तो यहाँ पर भी वही चीजें होंगी। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है ना, गेस्ट्स है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर अराइव लिखा है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो यहाँ पर आप अराइव्स लिखेंगे, है ना, गोज लिखेंगे। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड सेंटेंस को बनाएंगे। एक बात और बता दूं गाइज कि जब के लिए वेन का हमने यहाँ पर यूज किया है, इस तरह से कुछ और भी वर्ड्स आते हैं जिनसे शुरुआत सेंटेंस का होता है, तो वहां हम लोग विल का यूज नहीं करेंगे। हालांकि हिंदी में आप देखेंगे तो देखकर यहाँ पर लगेगा कि ये सेंटेंस जो है फ्यूचर का है, लेकिन आप वेन के साथ विल का यूज नहीं करेंगे। और भी कुछ वर्ड्स है जिनके साथ आप विल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप हिंदी को देखकर नहीं चलना, आपको सिचुएशन को समझना है गाइज। वेन द गेट्स अराइव, वेन whatever you want to say, इस तरह से गाइज यहाँ पर आप when the guests will arrive नहीं बोलेंगे। सेंटेंस फ्यूचर के होते हुए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा गाइज। तो सेकंड सेंटेंस यह है गाइज कि आई विल बी टीचिंग इंग्लिश when you come to my home, जब तुम मेरे घर आओगे तो मैं इंग्लिश पढ़ा रही होंगी। मैं क्या कर रही होंगी? मैं इंग्लिश पढ़ा रही होंगी। उस वक्त क्या काम हो रहा होगा? पढ़ाने का काम हो रहा होगा। तो इस तरह से पढ़ाने का काम पहले से ही जारी होगा। यहाँ पर लॉन्ग एक्शन है, दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, है ना। आई के साथ विल बी एंड टीचिंग इंग्लिश। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको हम लोग बनाएंगे वेन से शुरुआत हुआ सेंटेंस का, वेन यू कम टू माई होम, जब तुम मेरे घर आओगी। तो इस तरह से गाइज आप सेंटेंस को बनाएंगे। तो आई होप कि गाइज आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के तीनों ही सिचुएशन को समझ चुके हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यह समझेंगे कि विल बी के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? जैसे गाइज अगर आपको एक्शन नहीं दिखानी हो, यानी किसी एक्शन की जब बात नहीं होगी, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन विल बी का यूज होगा। क्योंकि यहाँ पर एक्शन वर्ड्स नहीं आ रहे, कोई काम होने के बारे में जिक्र नहीं होगा, तो ऐसे में हम लोग विल बी के यूज के बाद में क्या करेंगे? सीधे ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा गाइज कि कल वह घर पर होगा, कल वह घर पर होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कोई काम नहीं चल रहा होगा, केवल स्टेट के बारे में बात हो रही है कि सब्जेक्ट जो है घर पर होगा, यानी कि वह जो है घर पर होगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, विल बी एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे, ही विल बी एट होम टुमारो। यहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर काम के साथ यानी एक्शन वर्ड के साथ आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। मेरी मम्मी कल पार्क में होगी, माई मदर विल बी इन द पार्क टुमारो। इस तरह से बनाएंगे। मेरा भाई छत पर होगा, माई ब्रदर विल बी ऑन द रूफ है। कल मैं अपने कमरे में होंगी, आई विल बी इन माई रूम टुमारो। अगर कल आप मेरे घर आएंगे तो मुझे कहाँ पाएंगे? मेरे कमरे में। तो इस तरह से सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, आई विल बी इन माई रूम टुमारो। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके की सेंटेंस गाइस आप इस तरह से बनाएंगे। और अब हम लोग कंफ्यूजन को समझते हैं। तो कंफ्यूजन यह है गाइस कि इस वक्त वह खाना बना रही होगी। तो अभी तक आपने यह समझा कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन फ्यूचर में आने वाले समय में हो रहा होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि विल बी का यूज कर रहे थे। लेकिन अगर आप प्रेजेंट टाइम में हैं और प्रेजेंट टाइम के लिए अंदाजा लगा रहे हैं, यानी कोई भी काम प्रेजेंट में खड़े होकर कोई भी काम प्रेजेंट में हो रहा होगा, प्रेजेंट में ही इसी वक्त कोई काम हो रहा होगा और उसका आप प्रेजेंट में अंदाजा लगा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे गाइस कि विल बी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ही हम प्रेजेंट के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं, कोई काम हो रहा होगा।
यहाँ फ्यूचर की भी बात नहीं हो रही है। इसी वक्त जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और पढ़ा रही हूँ आपको, और मैं अभी सोच रही हूँ कि इसी वक्त मेरा भाई फुटबॉल खेल रहा होगा, तो ये एक्शन जो है इसी समय कहीं पर जारी होगा ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि विल बी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, गलत होगा, क्योंकि आपको हिंदी नहीं देखना है। हिंदी देखकर सब यही समझते हैं कि मेरी वो खाना बना रही होगी, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, आया है तो हम लोग विल बी का यूज करेंगे। जी नहीं, आपको सिचुएशन को समझना है। सिचुएशन अगर प्रेजेंट का हो, यानी कि काम प्रेजेंट में ही चल रहा होगा कहीं पर, और उसका आप अंदाजा लगा रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में, तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि मे बी का यूज करेंगे, माइट बी का यूज करेंगे, मस्ट बी का यूज करेंगे। जैसे गाइस विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप प्रेजेंट टाइम में ही आप सोच रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में खड़े होके प्रेजेंट के ही बारे में सोच रहे हैं, प्रेजेंट के ही कहीं का अंदाजा आप लगा रहे हैं, कोई काम हो रहा होगा, तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि मे बी, माइट बी, मस्ट बी का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद में आप मे बी का यूज कर सकते हैं, माइट बी का यूज कर सकते हैं और मस्ट बी का यूज कर सकते हैं। और बी के बाद में आप क्या करेंगे कि वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। माइट बी वर्ब के साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो सेंटेंस को इस तरह बनाएंगे, शी मस्ट बी कुकिंग, यहां पर फूड, शी मस्ट बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम, वह इस समय, इस वक्त खाना बना रही होगी। यानी कि मैं प्रेजेंट में ही प्रेजेंट का तुक्का मार रही हूं, कि यानी अंदाजा लगा रही हूं, संभावना व्यक्त कर रही हूं कि अभी वह खाना बना रही होगी। तो यहाँ पर, और यहाँ पर मस्ट बी का यूज आप तब करेंगे जब पक्का हो, यानी संभावना जो मैं लगा रही हूं, अंदाजा जो मैं लगा रही हूं वो पक्का का हो, 100% का हो, तो वहां पर हम लोग मस्ट बी का यूज करेंगे। और ये घटना जो है प्रेजेंट में ही घट रही होगी। तो इस तरह से गाइस सेंटेंस को आप बनाएंगे। सब्जेक्ट देन मे बी का यूज कब करेंगे, जब 50-50 का हो, यानी कि संभावना जो आप व्यक्त कर रहे हैं वो 50% का हो कि शायद वह खाना बना रही होगी। तो यहां पर आप इस तरह से लिखेंगे, शी मे बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम, वह शायद ही खाना पका रही होगी। तो यहाँ पर माइट बी का यूज करेंगे, यानी 25% का जब आपका उम्मीद होगा तो वहां पर आप क्या करेंगे, माइट बी का यूज करेंगे। शी माइट बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम, माने इस समय शायद ही वो खाना पका रही होगी। और जहां पर आपको 100% का अंदाजा, मतलब संभावना है, पक्का आपको लग रहा है कि नहीं इस समय वह खाना बनाती ही है, तो बना ही रही होगी, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे कि मस्ट बी का यूज करेंगे। शी मस्ट बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम, 100% का संभावना व्यक्त करने के लिए हम लोग मस्ट बी का यूज करेंगे। तो इस तरह से गाइज यह एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था जिसको आप समझ चुके हैं, और आगे आने वाले दिनों में आप कभी भी गलतियां इस तरह से नहीं करेंगे। तो इसको आप विशेष ध्यान दीजिए गाइज। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से दोबारा देखने की कोशिश करिएगा। जैसे गाइज अगर मैं कहूं कि वे लोग संडे को फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो संडे अभी आया नहीं है, अभी आएगा, यहां पर फ्यूचर की बात हो रही है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि विल बी के साथ बनाएंगे, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल ऑन संडे। लेकिन गाइज अगर मैं बोलूं कि वे लोग इस वक्त फुटबॉल खेल रहे होंगे, दोनों ही सेंटेंस में गाइज रहे होंगे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी नहीं देखनी है, आपको क्या करनी है कि सिचुएशन को समझना है। इस वक्त की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, और प्रेजेंट में ही बता रही हूं कि इस समय वे लोग खेल रहे होंगे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि मे बी का यूज करेंगे, माइट बी का यूज करेंगे, मस्ट बी का यूज करेंगे। तो सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे कि दे मे बी, अगर शायद की बात हो रही है तो मे बी का यूज करेंगे, दे मे बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम, इस वक्त, ठीक है। एंड दे माइट बी, शायद ही फुटबॉल खेल रहे होंगे, है ना, दे माइट बी प्लेइंग फुटबॉल, निश्चित ही फुटबॉल खेल रहे होंगे, पक्का। तो क्या करेंगे, दे मस्ट बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम। बिना एक्शन वाले सेंटेंस में भी गाइज आप मे बी, मस्ट बी, माइट बी का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बतानी है कि वह अभी इस वक्त घर पर होगी, शी मस्ट बी एट होम एट दिस टाइम। अगर कल की बात होगी कि वह कल घर पर होगी,
तो यहां पर आप विल बी का यूज करेंगे, शी विल बी एट होम टुमारो। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे गाइस। शायद मेरा भाई छत पर होगा, माई ब्रदर मे बी ऑन द रूफ है। शायद ही मेरी मम्मी कमरे में होगी, माई मदर माइट बी इन द रूम है। अगर गाइस सेंटेंस में इस तरह से आए कि वह बैठा हुआ होगा, वह बैठा हुआ होगा, वह लेटा हुआ होगा, यानी हो रहा होगा नहीं आए, इस तरह से आए, तो आप इसको भी विल बी के साथ बनाएंगे। ही विल बी सिटिंग, वह बैठा हुआ होगा। और आपको प्रेजेंट में ही प्रेजेंट का अंदाजा लगाना है, तो आप यहां पर मे बी, माइट बी, मस्ट बी का यूज करेंगे। जैसे आप अभी इस वक्त अंदाजा लगा रहे हैं कि वह बैठा हुआ होगा, तो आप इस तरह से बनाएंगे कि ही मे बी सिटिंग। शायद ही वह बैठा हुआ होगा, ही माइट बी सिटिंग। निश्चित ही वह बैठा हुआ होगा, ही मस्ट बी सिटिंग। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। लेकिन प्रेजेंट का अंदाजा लगाने के लिए आप मे बी, माइट बी, मस्ट बी का यूज करेंगे। अगर फ्यूचर की बात होगी तो विल बी का ही यूज करेंगे। तो गाइस और कुछ सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। जैसे अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि व्हाट विल यू बी डूइंग नेक्स्ट संडे, तुम अगले संडे को क्या कर रहे होगे, तो आप जवाब इस तरह से दे सकते हैं कि आई विल बी प्लेइंग टेनिस नेक्स्ट संडे। मैं अगले संडे को टेनिस खेल रही होंगी। तो इस तरह से गाइज आप आई और विल को एक साथ कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिख सकते हैं। तो आई लिखेंगे, आई बी प्लेइंग टेनिस नेक्स्ट संडे। अगर आपको नेगेटिव में बनाना है तो आई विल के बाद में क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। आई विल नॉट बी प्लेइंग टेनिस नेक्स्ट संडे। मैं नेक्स्ट संडे को टेनिस नहीं खेल रही होंगी। या आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आई वोंट बी प्लेइंग टेनिस नेक्स्ट संडे। यहां पर विल और नॉट को कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिख सकते हैं, वोंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप वोंट को यूज करेंगे तो फिर आयल को नहीं यूज करेंगे, आयल नहीं बोलेंगे। आयल और वोंट दोनों ही एक साथ नहीं यूज करेंगे। आई वोंट बी प्लेइंग टेनिस नेक्स्ट संडे। इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ इस तरह से बनाएंगे गाइस कि आप विल को बाहर कर देंगे, शुरुआत में लिखेंगे विल आई बी प्लेइंग टेनिस नेक्स्ट संडे। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में बनाएंगे आप विल आई नॉट बी प्लेइंग टेनिस नेक्स्ट संडे। क्या मैं अगले संडे को टेनिस नहीं खेल रही होंगी, मैं अगले संडे को टेनिस क्यों नहीं खेल रही होंगी, तो वाई का यूज करेंगे। वाई वोंट, विल नॉट को एक साथ कर देंगे। वाई वोंट आई बी प्लेइंग टेनिस, इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से लिखेंगे आप वाई और विल और नॉट को एक साथ लिखेंगे। वाई वोंट आई बी प्लेइंग टेनिस नेक्स्ट संडे। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे गाइज। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है गाइज कि वेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगी, माई सिस्टर विल बी स्लीपिंग, मेरी बहन सो रही होगी। तो मेरी बहन सो रही होगी, यहां पर ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो वेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगी, माई सिस्टर विल नॉट बी स्लीपिंग, यहां पर आप नॉट का यूज करेंगे। माई सिस्टर विल नॉट बी स्लीपिंग नेगेटिव सेंटेंस में। अगर आप इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो विल माई सिस्टर बी स्लीपिंग, इस तरह से बोलेंगे। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में विल माई सिस्टर नॉट बी स्लीपिंग, इस तरह से बनाएंगे। यहां पर भी अगर नेगेटिव बनाते हैं तो आई विल के बाद नॉट का यूज करेंगे। आई वोंट बी टेकिंग अ बाथ है, आई वोंट बी टीचिंग इंग्लिश, इस तरह से बनाएंगे। तो आई होप गाइज अब आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के तीनों ही सिचुएशन को समझ चुके होंगे। तो अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इस तरह से गाइज आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के तीनों ही सिचुएशंस को समझ चुके हैं और कंफ्यूजन को भी आप समझ चुके हैं गाइज, और सभी तरीके के सेंटेंसेस के साथ भी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अब आप गाइज सभी तरीके के सेंटेंसेस के साथ बोलने की प्रैक्टिस करें। जितना आप बोलेंगे गाइज, जितना आप सेंटेंसेस को बनाएंगे, उतना ही आपको अंग्रेजी पर पकड़ मजबूत होगी। गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल के निशान को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर कहीं कंफ्यूजन होगा गाइज तो कमेंट करके जरूर आप पूछ सकते हैं, मैं सारे कंफ्यूजन को बताने की कोशिश करूंगी। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।